गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर थर्ड की बात करेंगे, जो कि आपका क्या है, ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन के बारे में वैसे तो ऑनलाइन जब मैंने क्लास लिया था तो काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। बट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने के कारण सभी स्टूडेंट उसमें कनेक्ट हो नहीं पाए थे, तो इसलिए दोबारा से मैं ग्रेविटेशन के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत जो है वो दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ग्रेविटेशन ही है इसमें। ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। तो बेसिकली ग्रेविटेशन को आप ये कह सकते हो कि ग्रेविटेशन इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स काम करता है, ठीक है ना, नॉन कॉन्टैक्ट, एंड इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव माने अट्रैक्शन का फोर्स है ये, ठीक है। वैसे आपको पता है ना, फोर्स जो है तो दो टाइप के हैं उनके नेचर के हिसाब से, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। मतलब जैसे आपने मैग्नेट के साथ बचपन में खेला होगा कि मैग्नेट को जब आप पास में लाते तो या तो अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन उसी में से किसी एक मैग्नेट को जब आप पलट देते हो और फिर पास में लेकर के आते हो तो वो अट्रैक्ट करने के बजाय रिपल करते हैं। तो मैग्नेट में दोनों प्रॉपर्टी होती है, आपका अट्रैक्शन की भी और रिपल्सन की भी। लेकिन ये जो ग्रेविटेशन जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है आपका, ये अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है, आपको रिपल नहीं करता, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक नॉन कॉन्टैक्ट, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब इसमें कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से दूर भी रखे हुए तो भी उनके बीच में ये फोर्स काम करेगा। ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से टच में हो, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में नॉन कॉन्टैक्ट अट्रैक्टिव फोर्स जो काम करता है उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे सपोज दैट एक माना हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ये ए, ठीक है, और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो है वो है बी, ठीक है। और इनके बीच में मान लो कुछ भी डिस्टेंस हो, सपोज दैट आर है, ठीक है। इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है आर, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है इसलिए हम सेंटर की बात कर रहे हैं। तो इनके सेंटर के बीच में आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है और ऑब्जेक्ट बी ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है ना। तो ये बताइए कि अगर सपोज ये एक कोई फोर्स काम करता है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास में क्यों नहीं चले जाते, एक दूसरे से जुड़ क्यों नहीं जाते। तो इसका आंसर मैं आपको अभी आगे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ग्रेविटेशन आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें आगे जब हम चलते हैं तो आपको जो एक टॉपिक मिलता है वो है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या मिला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअली में इस लॉ के बारे में हमें न्यूटन ने बताया था, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्स में, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में, इसीलिए इस लॉ का नाम यूनिवर्सल लॉ पड़ा। क्यों, क्योंकि ये जो लॉ है ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ अपने अर्थ पे हैं तो अर्थ की बात करें, अर्थ, मून या फिर आप स्पेस में कहीं पर भी बात करो तो इस पूरे यूनिवर्स में ये लॉ एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो ये है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने हमें बताया था कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, जैसे दो ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, मान लीजिए सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट एक है जिसका मास है m1, ठीक है, और ऐसे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है, ठीक। और इनके बीच के ये मान लीजिए यहाँ इसका सेंटर है ये और इसका सेंटर है ये, इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस मान लेते हैं हम, क्या है, वो d है, ठीक है। इनके सेंटर के बीच का क्या है डिस्टेंस, वो है d, ठीक। तो न्यूटन ने हमें बताया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। मतलब कि ये जो इनके बीच में जो फोर्स एफ काम कर रहा है, पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट इसके बीच में, ये जो फोर्स एफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मास के प्रोडक्ट के। तो एक का मास है m1, एक का मास है m2, और इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो f जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के, ये बताया था। एंड उन्होंने ये भी बताया था, एंड दिस फोर्स इज़
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब 1/, लगा देंगे हम, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब क्या, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर, देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली के लिए देखिए 1/, का साइन लगाया है, ठीक है। तो ये न्यूटन ने बताया था कि एफ द फोर्स between any two objects in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इस, अच्छा ये देखिए, इसको अगर मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, तो अब ये फिगर हटा देता हूँ, और उन दोनों को कंबाइन करने पे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर, ऐसे मिलेगा जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसको हम हटाते हैं, हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया कैपिटल जी, ठीक है। तो कैपिटल जी इंटू ये हो जाएगा तब m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है जो फार्मूला, यही है आपका क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर m1 m2 जो m1 है और m2 है, ये तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, d क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है, f उनके बीच में लगने वाला फोर्स है, g क्या, g जो है आपका ये एक कांस्टेंट है, और क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ इसलिए इस g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इस जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब इसका यूनिट लिख दीजिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जी की वैल्यू। अब ये जी की वैल्यू आई कहाँ से, ये जी की वैल्यू न्यूटन ने, जिसने ये लॉ बताया था, उन्होंने ही निकाल के हमें बताई थी। और अब मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी पूछा था उसका आंसर देता हूँ कि क्यों दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम उस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। चलिए छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि दो ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास है 1 kg, ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट है इसका भी मास मान लीजिए 1 ही kg मान लेते हैं हम। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कितने मीटर, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो क्या ये अट्रैक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को, नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको पता है तो क्यों नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए देखिए अभी आपने फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, जो भी आप कह लो, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, यही फार्मूला पढ़ा है ना। तो ये फार्मूला भी मैं हटा देता हूँ आपका, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा। तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या लिखा था मैंने, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये था ना, इंटू m1 क्या है 1 kg है तो 1 लिख देंगे, इंटू m2 भी क्या है 1 kg है तो इसको भी 1 लिख दिया, अपॉन डी स्क्वायर, डी माने उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि F इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सब 1 इंटू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वैल्यू पे, और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 नीचे डिनोमिनेटर में रहता तो हट भी जाता। तो कहने का मतलब है यहाँ से ये सारी वैल्यू, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी मल्टीप्लाई होकर के, तो बचेगा सिर्फ आपका क्या 6.67 इंटू 10⁻⁻11 तो आप क्या देख रहे हो, F जो ये फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो 6.67 10⁻⁻11 है। आप सोच लो 10⁻⁻11 मतलब 1/10⁻11, 10⁻11 जितनी वैल्यू है उसी का 1 उतने ही उसको क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। तो अब आप सोच लो कि इतना कम फोर्स काम कर रहा है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, यही कारण है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। बस अभी एक काम किया जाए, ये जो ऑब्जेक्ट था आपका जैसे 1-1 kg का था, अगर इसी में से एक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम अर्थ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अर्थ, और दूसरे ऑब्जेक्ट को मान लो सपोज दैट मून ले लेते हैं, ठीक है। तब अब आप जो हमने फोर्स निकाला था अभी
वो फोर्स निकाल करके ज़रा देखिएगा। मैं आपको बता दूं, अर्थ का जो मास होता है, ठीक है, वो 10⁻24 किलोग्राम, 6.23 इंटू 10⁻24, और मून का जो होता है वो 1/4 होता है किसके, अर्थ के मास का। अब इन दोनों के मास को की वैल्यू आप उस फार्मूले में रखिए तो देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी आती है। जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो यही रीज़न है कि अर्थ जो है मून को अपनी तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट किए हुए है, और इसकी वजह से मून अर्थ का क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे इसमें बात करेंगे। तो फिलहाल आई थिंक आपके ये समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, और ये न्यूटन ने दिया था, और ये जो फार्मूला है F इज़ इक्वल टू क्या, G/m/d², जिसमें मैंने m1 m2 माना था, तो वही है ये G/m/d²। ये कहाँ से आया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है अभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक केपलर के लॉ के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि केपलर ने कुछ लॉ दिए थे हमको। ठीक है ना, तो वो मैं आपको अब अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, केपलर का लॉ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ग्रेविटेशन क्या होता है और उसके बाद में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई डाउट है तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूँगा, और अगले वीडियो में मैं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताऊँगा, और फिर केपलर का लॉ बताऊँगा, और उसमें फ्री फॉल भी एक टॉपिक है वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए।